Assalamualaikum, I'm Dr. Sana from TabiurAcademy.com. Today we will be talking about cell structure and function. What constitutes a cell and how it functions? Basic cell types. There are two basic cell types, prokaryotes and eukaryotes. तो हम अब ये देखें कि इनमें फ़र्क क्या है. Organisms. तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, whereas यूकैरियोट्स प्लांट्स, एनिमल, फंगाई और प्रोटोक्टिस्ट्स. सेल साइज कैसे डिफर होता है? वेल हमें पता है कि एक एनिमल सेल एक डेफिनेटली एक बैक्टीरियल सेल से बड़ी होगी, तो इससे आप याद रख सकते हो कि यूकैरियोट्स आर बिगर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, whereas जो प्रोकैरियोट है वो 0.5 to 10 माइक्रोमीटर्स है. प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया यूजुअली एक ही सेल होता है, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेकिन जो यूकैरियोट्स है वो हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स का हिसाब लगा लें तो ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्रोटोक्टिस्टा. प्रोकैरियोट्स की जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो 3.5 thousand मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि यूकैरियोट एक्चुअली प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुआ सेल. इनकी सेल डिवीज़न हमें पता है एनिमल सेल्स माइटोसिस और मायोसिस के ज़रिए यूजुअली डिवाइड होते हैं, और जो बैक्टीरिया है इट्स मोस्टली बाइनरी फिशन, इसमें कोई स्पिंडल्स नहीं होते. यूकैरियोट्स में स्पिंडल फॉर्म होते हैं. जेनेटिक मटेरियल. तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है जो कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, कोई डिफाइन न्यूक्लियस नहीं है. लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए वो सर्कुलर नहीं होता, वो लिनियर मॉलिक्यूल होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. इसी तरह डीएनए इसमें नेकेड होता है, उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं है, उसमें कोई क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं है, वो बस एक नेकेड डीएनए का लूप का है, तो सर्कुलर. लेकिन यूकैरियोट्स में हमें पता है कि डीएनए के साथ प्रोटीन्स भी होती हैं और आरएनए, और इसी से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स. प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन्स दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, कुछ 70s होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं और वो छोटे होते हैं. 80 इज़ लार्जर इन नंबर, तो वो है ही लार्जर, और हमें पता है कि यूकैरियोट्स बड़े होते हैं, तो ये उनमें पाए जाते हैं. प्रोकैरियोट में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और जो राइबोसोम्स है वो अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर वो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स व्हेन इट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स. ऑर्गेनेल्स. प्रोकैरियोट्स में थोड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनमें इतने मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, और कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जिस पे एक एनवेलोप है. एनवेलोप का मतलब यह है कि डबल मेम्ब्रेन. लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास बहुत ऐसी ऑर्गेनेल्स है जिनके इर्द गिर्द एक एनवेलोप है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट्स, और इनमें इवन सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी बहुत ऑर्गेनेल्स है, जैसे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज. तो वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी चीज़ें जो है आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगी. सेल वॉल्स. तो अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट की सेल वॉल में थी मुरिन, यूकैरियोट की सेल वॉल में थी प्लांट्स, और प्लांट्स के वॉल में सेल्यूलोस. उसके अलावा फंगस के भी वॉल्स होते हैं, उनमें है चिटिन. ये थे स्ट्रेंथनिंग कंपाउंड्स. उसके अलावा रिजिड सबके सेल वॉल्स हैं, और सबके सेल वॉल्स में पॉलीसैकेराइड्स हैं. फ्लैजेला. फ्लैजेला ये प्रोकैरियोट्स में बहुत सिंपल होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं. यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं. उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है इनके सेल के बाहर, और यूकैरियोट्स में सेल के अंदर होती है, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, और उनमें ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि वो पूरा सेल ही बड़ा है. रेस्पिरेशन. बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स होती हैं, उनमें रेस्पिरेशन होती है, और यूकैरियोट्स में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस.
इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर होती है, जिसमें कोई स्टैकिंग वगैरह जिस तरीके से ग्राना होती थी उस तरीके से कोई इस तरह से स्ट्रक्चर्स नहीं है। यूकैरियोट्स में ऑन दी अदर हैंड क्लोरोप्लास्ट होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं जो स्टैक्ड होती हैं टू फॉर्म ग्राना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जिनकी एबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो एक चीज़ से आपको याद रख सकते हैं कि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, उनका डायमीटर भी छोटा होता है। उसके अलावा क्योंकि ये छोटे हैं तो समझ लो कि ये सबसे पुराने इन्हीं से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे। फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस वाली पॉइंट भी इसी से याद आ जाएगी। छोटे वाले राइबोसोम जो 70S हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स कम होते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, तो ये समझ लो कि जगह नहीं है। और इस तरीके से फिर 3-4 पॉइंट्स इसी पॉइंट से आप याद कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, तो अभी हम देख रहे थे कि यूकैरियोट्स में एनिमल, प्लांट और फंगस होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है एनिमल और प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में वो सब होता है जो एक एनिमल सेल में होता है, प्लस 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें। एक तो क्लोरोप्लास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्लांट सेल है इट्स एन ऑटोट्रॉफ ये होता है कि वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, उनको चाहिए कि किसी और का बना हुआ खाना वो खाएं, तो वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे फॉर फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लेक्चर से कि ये चीज़ें एक प्लांट सेल के अंदर बनती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब जो प्लांट सेल्स हैं उनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी है। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होती हैं, लेकिन वो मोस्टली एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए होती हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। लेकिन एक प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। इसकी लाइनिंग जो है वो उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, वो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब होता ये है कि इट एक्ट्स एज अ वाटर एंड वेस्ट रेजर्वॉर, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होती है। इसलिए जब एक प्लांट को हम पानी देते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर नाइस एंड वो स्टैंड कर लेता है टॉल, क्योंकि उसका एक एक सेल जो है उसके वैक्यूल के अंदर पानी भर गया है। तो ये जो पानी है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट इट्स सेल वॉल, ठीक है। तो वैक्यूल प्रेशर जब एक्सर्ट करेगा तो जो सेल की शेप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं टर्गर। तो जब डिहाइड्रेशन होती है, जब एक प्लांट के पास पानी नहीं होता है, तो तब विल्टिंग हो जाती है एंड लॉस ऑफ दिस टर्गर जिसको हम कहते हैं। Plants also use this internal pressure for cell elongation, for controlled growth, यानी कि ताकि वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो हो। उसके अलावा सेल वॉल ये बिल्कुल भी नहीं है एक एनिमल सेल में, एंड इसकी कुछ 3 फंक्शंस कह सकते हो। फिजिकल बैरियर है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है सेल को क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है, और इसी तरीके से बर्स्ट नहीं होता है सेल। जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए सेल में तब भी एक प्लांट सेल वोंट बर्स्ट। प्लाज्मोडेस्माटा, अब ये जो है ये सेल वॉल के अंदर ही होती हैं, ये छोटी छोटी चैनल्स होती हैं जो अगर ये सेल वॉल है इसके इर्द गिर्द ये इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी चैनल्स होंगी जो इस पूरे के अलोंग जाती हैं। अब ये होगा कि जो नेबरिंग प्लांट सेल है उसके साथ कनेक्शन होगी, ये प्लाज्मोडेस्माटा एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से पानी और जो दूसरी सब्सटेंसेज और जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो सब एक्सचेंज हो सकती हैं फ्रॉम सेल टू सेल, और ये होती कहाँ है सेल वॉल के अंदर कुछ नैरो जगह होती हैं और उनको हम कहते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स। क्लोरोप्लास्ट्स, इनको हम एक फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फूड फैक्ट्री में ऐसी मशीनरी होती है जिससे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। तो ये जो मशीनरी है वो उसका सारे मेम्ब्रेन्स, थाइलेकॉइड, ग्राना, स्ट्रोमा ये सब नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा उस जगह पे होती हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत डायरेक्टली पड़ती है, जैसे लीव्स यानी कि ग्रीन जो होती हैं। तो लीव्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट आर टाइप ऑफ
3 तरह की प्लास्टिड्स होती हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है और इसमें खाना बनता भी है और स्टोर भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं, मेम्ब्रेन्स हैं और स्ट्रोमा है। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मैंने अभी बताया डबल है। तो आउटर मेम्ब्रेन है सेमी पोरस, यानी कि उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। फिर इनर मेम्ब्रेन ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सिंथेसाइज भी करता है फैटी एसिड्स, लिपिड्स एंड कैरोटेनॉइड्स को। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, अब ये एक मेम्ब्रेन अंदर होता है, ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है एक डबल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर एक ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होती हैं और उसमें थाइलेकॉइड्स होती हैं। थाइलेकॉइड्स आर जस्ट डिस्क्स। इन डिस्क्स के अंदर क्लोरोफिल होती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये डिस्क्स इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं और वो स्टैक होके ग्राना बनती हैं। जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी होती हैं जिनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स 1 and 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर तो उसमें मैंने इनका जिक्र किया हुआ है। स्ट्रोमा इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो बाकी जगह है वो पूरा फिल हुआ है स्ट्रोमा के साथ, और इसमें प्रोटीन होता है। उसके अलावा जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, डीएनए और राइबोसोम्स वो ऐसे उसके अंदर फ्लोट होते हैं और इधर डार्क रिएक्शन होती है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अ सेंट्रोसोम इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स एंड सेंट्रियोल्स। मैट्रिक्स बस वही है कि वो जो बाकी जगह है वो एक फ्लूइड कह दो उससे भरा हुआ है। सेंट्रियोल्स ये पेयर्ड सिलिंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं, इनमें 27 शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और इनकी फंक्शन क्या है, सिलिया को बनाने का। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं एक सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सब होते हैं। अभी हम ये दोनों पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे ये बाकी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, वो हमने शुरू में ही बात कर ली थी। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होता है और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस नॉर्मली होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड में मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं इन अ सेल, लेकिन मोस्टली आपको सिर्फ एक ही होना चाहिए एक सेल में। इसमें एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। हमने कहा था कि जो डबल मेम्ब्रेन है इट्स कॉल्ड एन एनवेलोप, तो जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है डबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एन न्यूक्लियर एनवेलोप। इसके अंदर पोर्स होती हैं जिससे मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर दोनों तरफ जा सकती हैं, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हार्मोन रिलीज होती है, फिर वो ब्लड से सेल के अंदर जाती है। जब वो सेल के अंदर जाती है तो वहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इन्हीं पोर्स के ज़रिए साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर इट एक्ट्स एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि वो कुछ कुछ प्रोटीन्स की जो हमने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, सिंथेसिस होती है, वो ज़्यादा करवाता है या इवन कम भी करवा सकता है। तो इसी तरीके से ये पोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जहाँ पे लिपिड्स भी बनती हैं और प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होती हैं, जो हम बात करेंगे बाद में। न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज़ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि उसके अंदर एक मैट्रिक्स है, एक ग्राउंड सब्सटेंस कह दो। न्यूक्लियर मटेरियल इज़ फाउंड हेयर, तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो 2 फॉर्म्स में होता है। क्रोमेटिन होता है जो इतना कंडेंस डीएनए नहीं होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाती है और इन्हीं क्रोमोसोम से फिर सेल डिवीजन होती है। न्यूक्लियोलाई, ये इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये एक हो सकती हैं या फिर मल्टीपल हो सकती हैं और ये राइबोसोम्स को बनाती हैं और फिर राइबोसोम्स आगे हमें पता है कि वो प्रोटीन्स बनाता है। वैक्यूल,
These are pockets of cytoplasm. तो अगर एक सेल है उसका जो मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ हो जाए तो वो जो रिजल्टेंट चीज़ बनती है दैट्स अ वैक्यूल बेसिकली. ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में होती हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है इनका फंक्शन वगैरह का. दे आर मेड मोस्टली ऑफ वाटर एंड अमीनो एसिड्स. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होती हैं स्पेशली इन लाइक प्लांट्स. और इवन एनिमल सेल्स जब लिपिड को स्टोर करती हैं तो वो वैक्यूल के अंदर स्टोर करके फिर वो बाद में एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए वही वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा दोबारा बन जाता है और जो लिपिड है वो सिक्रीट हो जाता है सेल के बाहर. They are lined by a lipid membrane to keep salty cytoplasmic fluid away. तो ज़ाहिर है अगर वो कोई ऐसा मेम्ब्रेन होता जिसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकती तो पानी उसके साथ साथ आता तो जो भी वैक्यूल में होता वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ना होता और ऊपर से इट वुड अफेक्ट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. ये यूजुअली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, ये यूकैरियोट्स में ही होती हैं. इन एनिमल सेल्स ये वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर इन्हीं के ज़रिए सेल से निकलती है. वेस्ट कलेक्ट होती है सेल के अंदर एक वैक्यूल के अंदर. फिर ये वैक्यूल आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन के करीब जाती है. जब सेल मेम्ब्रेन के करीब जाती है तो फाइनली उसका जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं. जब वो फ्यूज़ होंगे तो जो वैक्यूल के अंदर है वो सीधा सीधा बाहर चला जाएगा और जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है वो बस सेल मेम्ब्रेन का दोबारा हिस्सा बन गया. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. That's all for today's lecture. Next time we'll be continuing our discussion on organelles. Thank you.